ये मैं आपके सामने एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट लेकर आया हूं, जिस कंपनी का नाम क्या है, डाबर। डाबर च्यवनप्राश, जो आपके लिए बहुत जरूरी भी है, दिमाग के लिए तो खास तौर पे बहुत जरूरी है। आपको ये डाबर का च्यवनप्राश खाना ही चाहिए, आधा चम्मच दूध के साथ खाना चाहिए सर्दियों में। ओके, तो हमने आपसे कहा ये कंपनी का नाम है डाबर और ये डाबर की एनुअल रिपोर्ट है। आजकल एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, इसीलिए इसका नाम है इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट, यानी इसके अंदर कई चीजों को जोड़ा हुआ है। तो आजकल एनुअल रिपोर्ट को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट्स। इसका एक बोर्ड भी है, इंटरनेशनल बोर्ड है, वो हमें गवर्न करता है, कहता है ये वर्ड लिखना इंटीग्रेटेड, तो उसमें ये सब चीजें होनी चाहिए। और ये किस वर्ष के लिए है, दिस इज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, जो अभी कुछ महीने पहले ही समाप्त हुआ है, उसकी है। ये अभी उस कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट कब नया तैयार की है, देखो 10 जुलाई को तो उन्होंने ये एनुअल रिपोर्ट भेजी है, बीएससी को भेजी है। और बाकी इसके अंदर लिखा हुआ है कि इनकी कब होंगी एनुअल जनरल मीटिंग्स, कब होंगी, और इनके पास बाकी सब बातें यहां लिखी हुई हैं। एनुअल जनरल मीटिंग इनकी 8 अगस्त 2024 को हो चुकी है। ओके, ये उनके कंपनी सेक्रेटरी हैं अशोक कुमार जैन। अच्छा, जब भी आप अपने पास एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, चलो ये तो इन्होंने बड़ी फोटो बना रखी है यहां पर, और वैसे बताया है ये थोड़ा प्रकृति को लेकर ज्यादा है, क्योंकि इनकी कंपनी का ब्रांड नेचर से जुड़ा हुआ है, तो ये थोड़े ज्यादा पत्ते पत्ते लगाकर दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, ये उन्होंने कंटेंट बनाया, देखो यहां पर भी। ये पेड़ वेड़ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डाबर कंपनी है, तो पेड़ों के साथ ही उसका कनेक्शन है, पेड़ पौधों के साथ ही कनेक्शन है। तो ये देखो, ये किसी कंपनी की आजकल जो एनुअल रिपोर्ट बनती है उसमें इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा आइए देखें क्या क्या लिखा हुआ है। अप्रोच टू रिपोर्टिंग, बिलीफ, असल में बिलीव है, ये बिलीव जो होता है, लेकिन उन्होंने बिलीफ लिखा है क्योंकि वो प्रकृति को दिखा रहे हैं। इन पुटिंग द एनवायरमेंट फर्स्ट, रिकॉग्निशन, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, डाबर एट अ ग्लांस, चेयरमैन मैसेज, क्वेश्चन आंसर्स विद सीईओ, मटेरियलिटी असेसमेंट, वैल्यू क्रिएशन मॉडल, स्ट्रेटजी, शेयर होल्डर्स एंगेजमेंट, यहां तक के भाग को मैं आपको कहना चाहता हूं, ये एक मैनेजमेंट की मर्जी है कि वो क्या कहना चाहती है। क्या मैं कह सकता हूं ये मैनेजमेंट की पीआर एक्टिविटी है। व्हाट इज पीआर एक्टिविटी? वो अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं इस रिपोर्ट में। ठीक है, यहां पर वो अपनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या इस पर इंडिया सप्लाई होते हैं? यहां कुछ भी कहानियां दो साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मन गढ़ंत जो देना आप दो, बताओ, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। हम ये स्ट्रेटजी लगा देंगे, हम इतनी वैल्यू क्रिएट कर देंगे, हम ये कर देंगे। ये पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, ना पढ़ना हो तो ना भी पढ़ो, आपके वैसे किसी काम की नहीं होती है। जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं आमतौर पे इसको नहीं देखते हैं, फिर भी जो ये कंपनी का बेसिक पर्पस होता है, इसमें पीआर एक्टिविटी का है। इसमें क्या क्या इंक्लूजन्स हैं और क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं, ये हमारा चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि हम अपने पास इंडियस में इसमें कहीं चर्चा नहीं करते। फिर बारी आती है हमारे पास यहां से लेकर के डायरेक्टर रिपोर्ट तक। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे आप अपने पास बोलते हैं कॉरपोरेट मैनेजमेंट कमेंट्री। इसका मतलब ये एक बेसिकली मैनेजमेंट की गवर्नेंस के ऊपर रिपोर्ट है। और आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बड़े सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कंपनी एक्ट के भी हैं, सेबी के भी हैं, बीएससी, एनएससी, इनके अपने अपने रिपोर्ट, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यहां फिर भी कंप्लायंस के लिए कुछ कानून, नियम, कायदे हैं, वो सब अपने पास लगाने पड़ते हैं। और आज की डेट में ये सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्या आपको मालूम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अगर दाग निकल आए तो आज की डेट में लोग कहते हैं ये कंपनी ठीक नहीं है। इसका मतलब इतनी ज्यादा आज की डेट में क्रिटिकल है। मजे की बात है, आपका ये काम नहीं है। तो आप कहेंगे साहब फिर ये कौन बनाता है? ये कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी की ऑफ कोर्स मैनेजमेंट बनाती है।
इसका मतलब ये भी काम आप लोगों का नहीं है, और जो ऊपर वाला था वो तो वैसे ही आपका नहीं था। वो कौन बना रही है? वो मैनेजमेंट बना रही है। ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ आपने अपने पास मार्केटिंग वाले लोग भी लगा रखे हो। इस रिपोर्ट में जो मैनेजमेंट की बना रही है वो मार्केटिंग पीयर एक्टिविटी है। ठीक है, ये कंपनी सेक्रेटरी की है। यहां कहीं ना कहीं लॉ अप्लाई हो रहा है, यहां कहीं ना कहीं सेबी अप्लाई हो रहा है, यहां कहीं ना कहीं और भी अदर लॉज या जो आपके एक्सचेंजेस हैं उनके द्वारा जो नियम कायदे कानून है वो सब अप्लाई हो रहे हैं। ओके, बट ये भी आपका काम नहीं है। फिर आता है आपके पास अगला काम, और अगला काम क्या है? अगला काम है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स। इसमें लिखा नहीं इन्होंने, इसमें ऑडिटर रिपोर्ट भी आती है। ऑडिटर रिपोर्ट किसकी? स्टैंड अलोन की भी आती है और कंसोलिडेटेड की आती है। सारे बच्चे जय करो, ये है वो चीज जो तुमको बनानी होती है। जो आप अपने पास इंड-एस बोलते हो, इंड-एस यहां पर अप्लाई होते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑन विच यू अप्लाई इंड-एस। ऑफ कोर्स, क्योंकि अल्टीमेटली इसी में से कुछ डेटा निकालकर ऊपर यूज होता है, तो इसका मतलब वो अल्टीमेटली, क्योंकि डेटा मिसमैच नहीं हो सकता है, तो यानी आपका ही डेटा मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री में डाल देती है या अपनी पीआर एक्टिविटी में डाल देती है। हो सकता है यहां कहीं उसने अपने पास अर्निंग पर शेयर बता रखी हो, तो अर्निंग पर शेयर का उसने कहीं कैलकुलेशन कर रखी हो, वो एज पर इंड-एस होगी। ओके, तो इसका मतलब जो मुख्य रूप में आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम है वो ये है। और फिर उसके बाद एक और चीज लास्ट में आती है, वो हमारे पास क्या है? नोटिस। ये फिर से कौन बनाता है? ये कंपनी सेक्रेटरी बनाता है। इसका मतलब जनरल मीटिंग, उसका एजेंडा, उसकी मीटिंग कब होगी, कैसे होगी, उसमें क्या डिस्कशन के पॉइंट्स हैं, वो सब काम भी किसके होते हैं? वो सब पॉइंट भी उसके होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के हैं। आजकल इसके बाद भी कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, एनवायरमेंट के ऊपर, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स बोलते हैं उनको। आजकल वो भी ट्रेंड चलता है, तो यानी अदर रिपोर्ट्स भी यहां पर और आती हैं। ठीक है, आमतौर पे ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, ये कंपनी फिर से अपने पीआर के लिए काम करती है, और इसके कंसल्टेंट्स होते हैं जो ये बनवा कर देते हैं, यानी कि आपको थोड़ा बताएंगे कि वातावरण को लेकर के आपकी कंपनी क्या कर रही है, सीएसआर में वो क्या क्या कर रही है, उन पर बेस्ड कुछ रिपोर्ट्स बनती है। ये कंसल्टेंट्स होते हैं तो वो बनाते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्या आपको मालूम है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहां पर भी इन्वॉल्व हैं? ये जो एनवायरमेंट रिपोर्ट्स बन रही हैं, ऐसे ऐसे चार्ट सीए फर्म्स हैं जो ये रिपोर्ट्स बनवा देती हैं। ऑफ कोर्स यहां तो सीए इन्वॉल्व हैं ही हैं। क्या इस रिपोर्ट के अंदर भी सीए, काम सीएस का है, सीए यहां पर भी इन्वॉल्व है? द आंसर इज यस। आप इसे अपने पास लॉ में पढ़ेंगे, यदि आपका लॉ कहीं पर अभी भी स्पॉम में या जहां पर भी आजकल चलता है वहां पर होगा, तो वहां पर पढ़ रहे होंगे। तो बारी आ गई कि मुझे यही दो चीजें बनानी है, एक कंसोलिडेटेड और एक स्टैंड अलोन। व्हेन आई से स्टैंड अलोन, यानी डाबर इंडिया लिमिटेड अपनी बात कर रही है, और कंसोलिडेटेड का मतलब है डाबर इंडिया लिमिटेड अलोंग विद इट्स एसोसिएट्स, सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर्स, उन सबके साथ हम मिला करके इसको देखते हैं तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स हो जाती हैं। तो वो हमारे को अलग से डिस्कस करेंगे, उसका अलग एक चैप्टर भी है। तो मैं इसके अंदर ऐसा करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर और आगे जाता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आते हैं। तो ये देखेंगे, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आए तो यहां से स्टार्ट हो रही है। ये है आपकी स्टैंड अलोन ऑडिटर्स रिपोर्ट्स। तो मेरी क्लास में ये डिस्कस नहीं होगी क्योंकि ये ऑडिट का एस्पेक्ट है। तो आप ये जब पढ़ेंगे तो ऑडिट के अंदर पढ़ेंगे कि इस रिपोर्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं इसके अंदर इस ऑडिट रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं कि इसमें क्या क्या बनता है और क्या क्या नहीं बनता है। ये उसके एनेक्शर्स हैं। तो मैं इधर से आ जाता हूं। ये बन गई स्टैंड अलोन की बैलेंस शीट। तो रियलिटी में ये है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिस इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारे बच्चे बताओ, दो थे भाग, एक तो थे कंसोलिडेटेड और एक थे स्टैंड अलोन। स्टार्टिंग किससे करी हमने? स्टैंड अलोन से। ऑडिट रिपोर्ट सबसे पहले आती है, जो हमारा ऑडिट का काम है, हमारे साथ लेना देना नहीं। स्टैंड अलोन रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले मैंने क्या बना दी? बैलेंस शीट, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रही है। फिर मैं और दिखाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ
P&L, SPL बोलते हैं इसको शॉर्ट में, SPL स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो हम आपको यह भी बताएंगे कैसे कैसे बनता है। ऑलरेडी शेड्यूल 3 में काफी हद तक डिस्कस किया, फिर भी हमारे इन टॉपिक्स में यही होता रहेगा। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको आप CFS भी बोलते हैं, आप इसको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी बोल सकते हैं। इसके अलावा ये वही चल रही है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बनती है। स्टेटमेंट कौन सी है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसको आप SOCI बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बनानी पड़ती है, मैं आपको इसको अलग से दिखाऊंगा। और फिर आपके पास कुछ नोट्स बनते हैं। फिर क्या बनते हैं आपके पास? नोट्स। तो क्या क्या आ गया फटाफट से देखो, एक बैलेंस शीट, एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक कैश फ्लो और एक SOCI। 4 चीज हो गई। 5वीं चीज आपके लिए काम की है, वो है नोट्स। सर वही तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तभी तो मैं उसकी डिस्कशन से स्टार्ट कर रहा हूं कि थोड़ा नोट्स पर काम करो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, नोट्स में सबसे पहला नोट हम कौन सा देते हैं? सबसे पहला नोट हमेशा कंपनी इंफॉर्मेशन का होता है। सबसे पहले नोट में हम कंपनी की इंफॉर्मेशन देते हैं। कंपनी का नाम क्या है, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, वो कहां लिस्टेड है, उसका मुख्य बिजनेस क्या है, ये हम देते हैं अपने पास। तो आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये एनुअल रिपोर्ट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर इसके अलावा आप एक और चीज देंगे, बताओ क्या देंगे? आप स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस देंगे। ओ माय गॉड, दिस इज योर कंप्लायंस स्टेटमेंट। ये कंप्लायंस स्टेटमेंट कब दे सकते हैं? फटाफट से बताओ, ये कंप्लायंस स्टेटमेंट कब दे सकते हैं? ये कंप्लायंस स्टेटमेंट तभी देंगे जब ये स्टेटमेंट्स क्या होंगी? ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर कब होंगी? जब आपने सभी एप्लीकेबल इंड एस लगा रखे हैं ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब पर आपने इंड एस लगा रखे हैं, तो आपके पास हम मानेंगे कि आपकी स्टेटमेंट कंप्लायंस की दी जा सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट जो ऊपर गई थी, ऑडिट रिपोर्ट में कुछ बातें लिखी हो कि इन्होंने इंड एस का ठीक पालन नहीं किया और हमने यहां कंप्लायंस दे रखी है? क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज यस, दिस इज वेरी मच पॉसिबल और इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, अच्छा, अब देखो मैंने आपसे क्या बोला कि आप जो ये देंगे कंप्लायंस स्टेटमेंट, ये क्या होनी चाहिए? फटाफट से बताओ। मैंने कहा आप जो ये स्टेटमेंट देंगे, ये कौन सी देंगे? ये एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड। व्हेन आई से एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड, इसका क्या मतलब हो गया? तो आपके मन में आ रहा है कि सर इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, इफ एंड बट नहीं होने चाहिए। क्या डाबर कंपनी ये दे रही है ऐसे ही? तो देखो, उसने कहा द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of the company have been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in India, including the Ind AS specified under section 133 of the act and other relevant provision। क्या उसने कोई इफ एंड बट लगाया कि सारे अप्लाई किए हैं बट एक्सेप्ट इसमें दिक्कत थी? आप ऐसी कंप्लायंस स्टेटमेंट नहीं दे सकते। या तो दोगे तो बिल्कुल क्लियर होगी, वरना दो ही मत। यू कांट से कि नहीं नहीं ऑल स्टैंडर्ड्स हैव बीन अप्लाइड एक्सेप्ट इंड एस 8। यू कांट से लाइक दिस। ये नहीं कर सकते हैं। ये वी हैव डिस्क्लोज एवरीथिंग बट वी हैव नॉट डिस्क्लोज दिस पार्ट। इसका मतलब या तो आप लगाएंगे तो क्लियर कट ये स्टेटमेंट होगी, अन्यथा नहीं देंगे आप। तो अगर किसी कंपनी में आपने ये स्टेटमेंट नहीं देखी है तो आप समझ जाना उन्होंने कंप्लायंस स्टेटमेंट नहीं दे रखी, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कंपनी हैज यूनिफॉर्मली अप्लाइड द पॉलिसीज। कहता पूरा जो कुछ डेटा है उन सब में हमने अपने पास इसे काम कर रखा है। और भी बताया है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रुपयों में हमने काम कर रखा है, जो हमारी फंक्शनल करेंसी है, और हमारे पास जो ईयर एंडिंग हो रहा है वो इस डेट को ईयर एंडिंग हो रहा है। ये उन्होंने अपने पास जनरल बात बताई। ये जगह होती है कंप्लायंस स्टेटमेंट। तो मुझे बताओ नोट नंबर 1 किसका हो गया? फटाफट से बताओ। किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट बनाओगे अगर आप,
पूरी तो आप बनाओगे नहीं, बड़ा सारी रिपोर्ट तो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में कोई और लोग बनाएंगे। तो आप जो बनाओगे सबसे पहले क्या देना है आपने, सबसे पहले आपने कंपनी की इंफॉर्मेशन देनी है। नंबर 2 पर आपने क्या देना है, नंबर 2 पर आपने अपनी कंप्लायंस स्टेटमेंट देनी है। मतलब इसी ऑर्डर में चलना है। थर्ड नंबर पे आपने बेसिस ऑफ प्रिपरेशन देना। व्हाट इज बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त आपने क्या बेसिस फॉलो किया, जिनमें मुख्य रूप में जो आपने बातें बतानी है वो बतानी है क्या गोइंग कंसर्न है ये नहीं है। इसका मतलब ये वो जगह है जहां आपके पास बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में आप अपने पास सबसे जरूरी गोइंग कंसर्न को बताएंगे कि आपकी कंपनी गोइंग कंसर्न पे है या नहीं है। और यदि गोइंग कंसर्न में कहीं मटेरियल अनसर्टेनिटीज हैं, सरल भाषा में गोइंग कंसर्न में डाउट है, वो डाउट भी इसी जगह पर बताने पड़ेंगे कि वो डाउट्स क्या हैं, और बताना पड़ेगा कि कंपनी के साथ क्या बुरा हो सकता है अगर वो डाउट्स हमारे वाकई जो हमारे मन में डर है वो अगर हो गया पूरा, हमें लग रहा है भाई ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो, अगर वो हो गया तो यू हैव टू एक्सप्रेस इट क्लियरली। ओके, दिस इज द पॉइंट्स। तो आप सीधे नोट्स में जाकर सीधा मत कहना कि सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी देंगे, नहीं, सबसे पहले कंपनी इंफॉर्मेशन देंगे, फिर कंप्लायंस स्टेटमेंट देंगे, फिर बीओपी बेसिस ऑफ प्रिपरेशन देंगे। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में भी पहला पॉइंट किसका देंगे, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में पहला पॉइंट गोइंग कंसर्न का देंगे। फॉलोड बाय दैट आप बताएंगे कि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पर काम कर रहे हैं। What is, ये हमारा बेसिस ऑफ प्रिपरेशन है, तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। हम हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो करके बनाते हैं, यानी जितनी कॉस्ट पर आ रहा है उसी कॉस्ट पर उसको रिकॉर्ड करते हैं। कहीं कहीं पर हम फेयर वैल्यूज का, प्रेजेंट वैल्यूज का, रिप्लेसमेंट प्राइसेस का यूज करते हैं। तो आपको यह वो जगह है कि आपने बताना है कि हमने मुख्य रूप में हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो किया है, एक्सेप्ट वेयर एवर स्पेसिफाइड अदर बेसिस को फॉलो करने के लिए। यह बदलने वाला नहीं है, सभी लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही चलते हैं, आपको भी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही चलना है, आपने सिर्फ स्पेसिफाई कर देना है। ओके, ये दो चीजें आपको अपने पास बतानी है, एक तो ये बतानी है और दूसरा आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट को काम फॉलो करते हैं ये बतानी है। ये दोनों पॉइंट किस में आते हैं, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में आते हैं। इसके अलावा अब आता है हमारा अकाउंटिंग पॉलिसीज। अच्छा, इन्होंने कुछ फालतू भी बता रखा है कि हमने कौन सी डेट तक के इंड एस अप्लाई कर रखे हैं, अब करना चाहो तो करते रहो, बाकी सब बातें मुख्य रूप में बातें बता दी मैंने। फिर उसने कहा जो स्टैंडर्ड बदल गए हैं, हमने कब से अप्लाई कर रखे हैं, मतलब वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट पार्ट। फिर आती है हमारे पास मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या आपको याद है बचपन में आप इसे क्या बोलते थे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, आज उसका नाम हो चुका है मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसीज। ओ माय गॉड सर, एक तो यही समझ में नहीं आता है, ये चीजें बदलती चली जा रही, भाई बदल रही हैं तभी तो पैसा है। तो आप पहले समझो, अगर अब कोई भी आदमी आपसे कहे ना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आपके ऑफिस में, कहना अरे भैया इंड एस में कहीं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, एएस में अभी भी है, एएस में अभी भी वर्ड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी लिखा है, पर इंड एएस में वर्ड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं लिखा है। ये मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बात आ रही है कि आपको मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज करनी है। मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसीज किसके बारे में बतानी है, सभी एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में, इनकम्स के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, कितनी गिनती करा दी, एसेट के बारे में, लायबिलिटी के बारे में, इनकम के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, मटेरियल ट्रांजैक्शंस के बारे में, मटेरियल इवेंट्स के बारे में। ये 6 मुद्दों पर आप अपनी पॉलिसीज बताते हो। वैसे ये 6 आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया था ना, फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इवेंट्स और ट्रांजैक्शन है, उन्हीं की बात यहां चल रही है। इन सब की मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसीज का यहां डिस्क्लोजर होता है।
हम बाद में जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर और डिटेल में आपको दिखाएंगे। तो उसके बाद कितनी चीजें हो चुकी थी आपके पास? 4। ठीक है, इन्होंने 5 बना दी, मेरे हिसाब से कौन सा नंबर हो गया ये? 4। इन्होंने बीच में कुछ अपनी सीरीज बना रखी है। फिर उसके बाद अब ये वही उनकी मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसीज चल रही हैं, ये खत्म होंगी तो अब डिसएग्रीगेशन स्टार्ट होगा। डिसएग्रीगेशन का क्या मतलब होता है? जो बैलेंस शीट, P&L, इनकम एक्सपेंस में लिखा हुआ था, हम उनको डिसएग्रीगेट करेंगे। डिसएग्रीगेट मतलब उन्हें खोलेंगे। जैसे ये देखो, इन्होंने सारे के सारे एसेट्स को खोला कि एसेट्स में क्या क्या है। ठीक है, इन्होंने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को खोला, इसे बोलते हैं डिसएग्रीगेशन। तो हम डिसएग्रीगेशन करते हैं। ओके, तो हम अपने पास 5 नंबर पे जब आते हैं तो डिसएग्रीगेशन की सीरीज शुरू हो जाती है। और डिसएग्रीगेशन किसका होता है? सभी का होता है, इनकम का, एक्सपेंसेस का, लायबिलिटीज का, एसेट्स का, सबका डिसएग्रीगेशन होता है। ये वही है जो आप इंटरमीडिएट में फाइनल अकाउंट में नोट 1, 2, 3 बनाते थे, वही नोट है। आप यहां डिसएग्रीगेशन करते हैं और उसके रेलेवेंट डिस्क्लोजर भी साथ साथ में देते हैं। इसके बाद 6 नंबर पे फिर रिपोर्ट्स और डिस्क्लोजर आते हैं जो कंपनी लॉ के होते हैं। अब मैं इतना दूर तक ढूंढता रहूंगा, इसका मुझे लॉजिक नहीं। तो यानी कि जो डिस्क्लोजर्स होते हैं जो कंपनी लॉ के हैं, जैसे वो कहता है पॉलिटिकल पार्टी को आपने क्या दिया वो डिस्क्लोज करो, या आपने CSR पे क्या किया डिस्क्लोज करो, ऐसे कोई डिस्क्लोजर आई एम नॉट वेरी श्योर सेक्शन 180 समथिंग में कवर्ड होते हैं ये। तो वहां पर जाकर जो डिस्क्लोजर कहे जाते हैं वो सारे डिस्क्लोजर अब यहां पर लास्ट में आ जाते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे आते हैं। कोई रिपोर्ट्स हैं जैसे सेगमेंट रिपोर्ट है या अर्निंग पर शेयर की रिपोर्ट है, वो सारी रिपोर्ट्स भी यहां पर आती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, वो सब लास्ट में आते हैं। और फिर उसके बाद जाकर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंड अलोन खत्म होते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं जो आपके कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है, फिर से उसकी ऑडिट रिपोर्ट आती है, फिर से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आती है, फिर से कंसोलिडेटेड P&L आता है, फिर से कंसोलिडेटेड कैश फ्लो आते हैं, फिर से कंसोलिडेटेड शोकी आती है, फिर से कंसोलिडेटेड नोट आते हैं, और फिर से कंसोलिडेटेड नोट्स के अंदर पहला नोट किसका आता है? ग्रुप की इंफॉर्मेशन। अब कंपनी नहीं बोलूंगा, ग्रुप की इंफॉर्मेशन आती है। फिर उस ग्रुप के बारे में भी हम आगे बताते हैं उसकी कंप्लायंस स्टेटमेंट, फिर उस ग्रुप के बारे में बताते हैं बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, फिर उसके अंदर फिर से ग्रुप के गोइंग कंसर्न की डिस्कशन करते हैं और उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट है कि नहीं उसकी बात करते हैं। फिर आती है ग्रुप की मटेरियल पॉलिसीज का डिस्क्लोजर, और फिर उसके बाद डिसएग्रीगेशन, और लास्ट में फिर से अपना अर्निंग पर शेयर, सेगमेंट रिपोर्ट, कंपनी लॉ के डिस्क्लोजर करके समापन होता है। तो आई होप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आपको आइडिया भी लग गया उसके भीतर क्या होता है। यही आपका मेन धर्म है सीखने का। सर इसमें से कितने सवाल एग्जाम में आएंगे? जितनी मैंने अभी चर्चा की इसमें से कुछ नहीं आएगा। तभी तो शर्मा जी बदनाम हो जाते हैं कि भाई फालतू बता रहे, लेकिन आप इससे अंडरस्टैंड करते हैं, आप एक कंटेक्स्ट समझते हैं कि इंड AS 1 का कंटेक्स्ट उसके लिए चल रहा है। ठीक है, तो आप अब मेरी जो बातें समझेंगे इसी कंटेक्स्ट में समझेंगे कि हम इनके लिए काम कर रहे हैं। ओके।